गुड मॉर्निंग। आज आज आप लोगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगे वाले पाठ में से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है वो उसको पढ़ना है ना। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसके लिए स्पेक्ट्रम आप लोग 8th क्लास से जानते हैं। स्पेक्ट्रम आप लोग जानते थे, बैगनी है, पीनारा, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीनारा, रंगी, लाल, ये है ना। तो आज हमको जो पढ़ना है वो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम आज पढ़ना है। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इसके पीछे लेक्चर में विद्युत चुम्बकीय तरंगे बताया गया है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में 7 विकिरणें होती हैं और उन 7 विकिरणों को, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में जो 7 विकिरणें होते हैं उन सभी विकिरणों को तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में रख देने से जो एक श्रेणी प्राप्त होती है, जो एक अनुक्रम प्राप्त होता है, समूह प्राप्त होता है, उसी को कहा जाता है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। जैसे जो स्पेक्ट्रम आप लोग पढ़ते थे 7th 8th क्लास में, तो 7 रंगों का समूह है ना, और इसमें क्या है 7 विकिरणों का समूह। और 7 विकिरण में कौन कौन सी आती हैं उनका नाम हम बताएंगे अभी, ठीक है ना। तो यानी विभिन्न प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उनके तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया जाए, चाहे तरंग दैर्घ्य के घटते हुए क्रम में लिख दिया जाए, चाहे आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया जाए, चाहे आवृत्ति के घटते हुए क्रम में लिख दिया जाए, तो लिखने से जो एक अनुक्रम यानी समूह प्राप्त होता है उसको कहा जाता है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। यानी विभिन्न प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उनके तरंग दैर्घ्य के भी बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में रखने से जो अनुक्रम समूह श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इसमें जो तरंगें आती हैं वो कौन कौन सी हैं, तो ये बता दें। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाली, यानी हम बढ़ते क्रम में नाम बताएंगे। सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो है वो गामा किरण है, फिर उसके बाद एक्स किरण है, फिर उसके बाद पराबैंगनी है, फिर उसके बाद दृश्य प्रकाश आता है जो बैगनी से लाल तक, फिर अवरक्त आता है, फिर माइक्रो तरंगे यानी सूक्ष्म तरंगे आती हैं, फिर रेडियो तरंगे, यानी कुल मिला के कितनी 7, ठीक है ना। तो विभिन्न प्रकार के विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उनके तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में रखने से जो अनुक्रम प्राप्त होता है उसे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है ना। तो वो टॉपिक है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। तो इसकी परिभाषा में हमने क्या कहा, विभिन्न प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उनके तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में रखने से जो अनुक्रम प्राप्त होता है, अनुक्रम श्रेणी से है, जो अनुक्रम प्राप्त होता है उसे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं।
विभिन्न प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उनके तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में रखने से जो अनुक्रम प्राप्त होता है उसे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। जहां हमने तरंग दैर्घ्य लिखा है उसको कोई आवृत्ति कर दे कि आवृत्ति के बढ़ते घटते क्रम में, तो भी सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये है तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में इन विकिरणों का नाम निम्न प्रकार है। तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में इन विकिरणों का नाम निम्न प्रकार है। देखना, सबसे पहले में है गामा किरण। कौन है? गामा। फिर एक्स किरण, फिर है परावैंगनी किरण, विकिरण जो भी कहिए, फिर है दृश्य प्रकाश, फिर है अवरक्त विकिरण, फिर है सूक्ष्म तरंगे, फिर है रेडियो तरंगे। ठीक है ना। गामा किरण, एक्स किरण, परावैंगनी विकिरण, दृश्य प्रकाश, अवरक्त विकिरण, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे। ठीक है। तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में इन विकिरणों का नाम, यानी इसका मतलब है सबसे कम तरंग दैर्घ्य इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी है, फिर इससे ज़्यादा इसकी, फिर इससे ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, इस प्रकार तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में नाम है। ये आप लोगों को बता दें, इसका है यानी 10 की घात -14 मीटर से 10 की घात -10 मीटर से 10 की घात -8 मीटर से 7 यानी 4 × 10 की घात -7 मीटर से 8 × 10 की घात -7 मीटर से 10 की घात -3 मीटर से 10 की घात -1 से ये 10 की घात 4, ये सब मीटर में है। ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या कहा, देखना अभी इसमें ये बताएंगे, ये तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? गामा की। किसकी? गामा की। फिर ये तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? एक्स की। फिर ये तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? परावैंगनी की। ये तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? दृश्य की। ये तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? अवरक्त की। और ये तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? सूक्ष्म तरंगों की। और ये तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? ठीक है ना, रेडियो तरंग की। गामा की कहा जाए तो कितना बताओगे? कोई कहे गामा तरंग की तरंग दैर्घ्य कितनी, तो 10 की घात -15 मीटर से 10 की घात ये। अलग से यदि लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? गामा की तरंग दैर्घ्य क्या लिखोगे? 10 की घात -14 मीटर से क्या लिखना पड़ेगा? 10 की घात -10 मीटर। एक्स का लिखना चाहोगे तो 10 की घात -10 से लेकर के 10 की घात -8 मीटर। फिर कहोगे परावैंगनी, तो इसको अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं, तो इसका कहोगे 10 की घात -8 से 4 गुणे 10 की घात -7 मीटर। फिर विजुअल लाइट, तो ये 4 गुणे 10 की घात -7 मीटर से 8 गुणे 10 की घात -7 मीटर। फिर इंफ्रारेड इसको बोलते हैं, तो ये 8 गुणे 10 की घात -7 मीटर से 10 की घात -4 मीटर।
फिर माइक्रोवेव, तो इसको 10⁻⁻⁴ मीटर से 10⁻⁻1 मीटर। फिर रेडियो वेव, तो ये 10⁻⁻1 मीटर से 10⁻4 मीटर। ठीक है ना, ये हो गया, यानी ये लिखा गया है। ठीक है ना। यही है लिखा, यही सब समझ में आ जाए। गामा की 10⁻⁻4 मीटर से ये, और ये सब की सब वैल्यू जो दिया है वो किस में दिया गया है, मीटर में। क्या दिया गया है, मीटर में। इसी को आप चाहो तो इसी को समझ लीजिए, इसी को आप चाहो तो 10⁻⁻4 एंगस्ट्राम से ले करके 1 एंगस्ट्राम भी बोल सकते हो। ठीक है ना। अब ये सब एंगस्ट्राम में बदल सकते हो, क्योंकि 1 एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। यदि नैनोमीटर में लिखना चाहो तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर, ऐसा भी है। ठीक है। एंगस्ट्राम में बदलना हो तो ये आप लिख सकते हो, इसी को एंगस्ट्राम में सबको बदल सकते हो। 1 एंगस्ट्राम बराबर इतना, नैनोमीटर में भी चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है ना। ये आप लोगों को बता दें, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। अलग अलग बुक में इनकी वैल्यू थोड़ा बहुत चेंज भी होगी, पर ये लगभग इसी के आसपास रहेगी। ठीक है ना। तो ये गामा किरण की ये इतने से इतने तक, यक्स की इतने से इतने तक, परावैग्निक की इतने से इतने तक, दृश्य की इतने से इतने तक, और रक्त की ये सूक्ष्म की यहाँ से यहाँ तक, रेडियो की यहाँ से यहाँ तक, वही यहाँ लिखा गया है। ये सब की सब वैल्यू किस में लिखा गया है, मीटर में। यदि एंगस्ट्राम में लिखना चाहेंगे तो यही 10⁻10 का गुणा करते जाओगे। ठीक है ना। तो 10⁻10 का गुणा करेंगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा, 10⁻10 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। ऐसे इनको सबको आप बदल भी सकते हो, है ना। तो एंगस्ट्राम में पूरा हो जाएगा। नैनोमीटर में लाना चाहोगे तो 10⁻9 का गुणा करोगे। ठीक है ना। तो यही नैनोमीटर में आ जाएगा। ठीक। तो ये इसकी तरंग दैर्घ्य सीमा कहाँ से चालू है, -14 मीटर से कहाँ तक, ये। ठीक है ना। यानी यहाँ लिखे देते हैं, यानी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य सीमा कहाँ से है, 10⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा सकता है। यानी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य सीमा कितनी होगी, तो 10⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर तक, ये। ठीक है ना। तो ये रहा ये गामा की स्टार्टिंग है, ये रेडियो वाले की लास्ट है। जाओ। ठीक। तो ये विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम हुआ। इन विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में ये जो 7 विकिरणें हैं, इनमें से ये वाला जो है वो दिखता है, केवल दिखाई देने वालों में कौन सा है, केवल ये। इसलिए ये विजुअल दृश्य में आएगा, और ये तीनों और ये तीनों किस में आते हैं, अदृश्य में आते हैं। इसीलिए विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के 2 भाग होते हैं। यानी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम 2 प्रकार का होगा। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होगा, 2 प्रकार का। ठीक। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम 2 प्रकार के होते हैं, यानी इन्हीं में से दृश्य और अदृश्य बना दिया गया। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम 2 प्रकार का होता है। पहला नंबर है दृश्य स्पेक्ट्रम, जो हमारी आँख से
दिखाई देता है, जो हमारी आंख से दिखाई देता है दृश्य स्पेक्ट्रम कहलाता है। दृश्य स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसमें बैगनी रंग से लेकर लाल रंग तक के प्रकाश आते हैं। इनकी तरंगदैर्ध्य सीमा, इनकी तरंगदैर्ध्य सीमा 4×10⁻⁷ मीटर से 8×10⁻⁷ मीटर या 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम या 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। यहाँ हमने बताया है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर और 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, कोई भी लिखा जा सकता है, चाहे मीटर में लिखा रहे, चाहे एंगस्ट्रॉम में लिखा रहे, चाहे नैनोमीटर में। ठीक है ना, इनकी तरंगदैर्ध्य सीमा इतनी होती है। अब किसी कंपटीशन एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि बैगनी की कहाँ से कहाँ तक होगी, है ना। बैगनी से लेकर लाल रंग तक जो हमने कहा है वो कौन कौन आए हैं, वैजानिहपीनाला, ये यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये वैजानिहपीनाला, बैगनी से लाल तक, बैगनी से लाल तक। इसमें बैगनी की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है, लाल की तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा, है ना। दृश्य स्पेक्ट्रम में, दृश्य स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंगदैर्ध्य तो क्या होगा, बैगनी, और सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य तो लाल। ठीक है, और इसकी आवृत्ति सबसे अधिक आवृत्ति सबसे कम आवृत्ति, और ये तरंगदैर्ध्य। आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो दृश्य स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंगदैर्ध्य तो बैगनी की, और सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य तो लाल की, और सबसे अधिक आवृत्ति सबसे अधिक तो बैगनी की, और आवृत्ति सबसे कम तो लाल की, क्योंकि आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ठीक है ना। ये तरंगदैर्ध्य सीमा है। तरंगदैर्ध्य क्या है, सीमा। यदि इसकी मान लीजिए हम आवृत्ति सीमा लाएं, आवृत्ति सीमा लाने के लिए बता दें, ν = c/λ एक फार्मूला होता है, उससे हम आवृत्ति ला सकते हैं। ठीक है ना। देखिए आवृत्ति सीमा कैसे लाएंगे। एक फार्मूला होता है, आवृत्ति ν बराबर होता है c/λ, और c क्या है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की चाल, विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल। तो विद्युत चुम्बकीय जितनी तरंगें होती सब की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो
तो यदि हम c का मान कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ और लैम्डा का मान ये रख देते हैं 4 × 10⁻⁷, तो ये क्या हो जाएगा 8 7 15, 10⁻15, ये 3/4, तो ये 30/4 × 10⁻14 हो जाएगा। अब ये 4 7 28, 4 5 20, कितना आएगा 4 7 28, 4 5 20, 7.25 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो इसकी आवृत्ति यहाँ से शुरू होगी और यहाँ से जब अब ये ला देंगे, इसमें न्यू बराबर c/λ वो वाला रखो 3 × 10⁸ 8 बटे 8 × 10⁻⁷, तो ये आएगा 3.75 × 10⁻14, ये ठीक है ना। तो यानी यदि ये कहा जाए कि दृश्य स्पेक्ट्रम की तरह, यानी दृश्य स्पेक्ट्रम की आवृत्ति परास, तो क्या लिखोगे 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज से 3.75 × 10⁻14 हर्ट्ज। अब बताओ ये तरंग दैर्घ्य का कौन सा क्रम है, बढ़ता क्रम, तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम और ये आवृत्ति का घटता क्रम, ठीक है ना। इसीलिए तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति एक दूसरे के उल्टा, याद रखिएगा ये, ठीक है ना। ये दृश्य स्पेक्ट्रम की आवृत्ति परास है और ये दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य परास है, सीमा, ठीक है ना। ये अब अदृश्य स्पेक्ट्रम क्या होगा, अब ये समझ लो कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में जितनी विकिरणें होती हैं उन विकिरणों में दृश्य वाले को हटा दिया जाए तो जो होगा वो अदृश्य स्पेक्ट्रम होगा। यानी अदृश्य स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होगा जो आँख से दिखाई नहीं देगा, वो किसी सूचक के द्वारा पहचाना जाएगा, वो सब अदृश्य स्पेक्ट्रम में आएगा। और अदृश्य स्पेक्ट्रम में बैगनी से कम तरंग दैर्घ्य वाली विकिरणें आएंगी और लाल रंग से अधिक तरंग दैर्घ्य वाली विकिरणें आएंगी। अब बैगनी से कम वाली कौन कौन है, पराबैगनी एक्स और गामा, और लाल से अधिक वाली जो है अवरक्त सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे, ठीक है ना। तो यानी सीधे सीधे हमने कहा कि दृश्य वाले में दृश्य प्रकाश को हटा दिया जाए तो जो बचा वो सब अदृश्य में आएगा, ठीक है ना। तो दूसरा प्रकार में लिखते हैं अदृश्य स्पेक्ट्रम, जो आँख से दिखाई नहीं देता है। ये न कह देना कान से दिखाई देता है, जो आँख से दिखाई नहीं देता है, अर्थात आँख से दिखाई नहीं देता, उन्हें किसी संसूचक के द्वारा पहचाना जाता है, उसे अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें बैगनी से कम तरंग दैर्घ्य वाली विकिरणें तथा लाल रंग से अधिक तरंग दैर्घ्य वाली विकिरणें आती हैं।
ठीक है, जो निम्नानुसार है। ये गामा एक्स किरण परावैंगनी विकिरण अवरक्त सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। अब ये बता दें, अब इनकी तरंग दैर्घ्य सीमा की बात करें तो आप पीछे सब लिखे है, ठीक है ना। ये अब ध्यान दीजिएगा, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य तो गामा की, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य तो, ठीक है ना, चाहे अदृश्य में कहा जाए चाहे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में, सबसे कम तरंग दैर्घ्य गामा की, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य रेडियो की, सबसे कम आवृत्ति रेडियो की, सबसे अधिक आवृत्ति गामा की। परीक्षा में आप लोगों से ये पूछ दिया जाता है, 3-4 ठो नाम दे दिया जाता है, कह दिया जाता है कि तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में नाम बताओ, तरंग दैर्घ्य के घटते क्रम में इनको व्यवस्थित करो। तो जब आप पूरा क्रम से जानते रहोगे तो आप मैनेज कर सकोगे, ठीक है। परीक्षा में आप लोगों से पूछ दिया जाता है कि इनमें से सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाली विकिरण का नाम बताओ। 4 ठो दे दिया गया, कह दिया गया इनमें सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाली कौन सी है। अच्छे सुन रहे हो ना, इतना नाम दे दिया जाए और कह दिया जाए इनमें सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाली कौन है, तो इनमें सबसे कम तरंग दैर्घ्य परावैंगनी विकिरण होगी। ये ना कह देना कि सर इसमें सबसे कम वाला का तो नाम ही नहीं दिया है। अरे जितने दिए गए हैं उनमें सबसे कम बताना है, ठीक है। तो जितने हैं तो उनमें सबसे कम ये कहलाएगा। वैसे तो इससे कम ये होता है, इससे भी कम ये होता है, पर जितने दिए गए हैं उनमें से हैं। जैसे मान लो कह दिया जाए 1 2 3 4 5 में सबसे छोटा कौन है, तो 1 है। अब ये कह दिया जाए कि 2 3 4 5 में सबसे छोटा कौन है, तो 2 होगा। ये कह दो कि सबसे छोटा वाला लिखा ही नहीं है, जितने लिखे गए हैं उनमें से बताना है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 में सबसे छोटा 1 है, पर 2 3 4 5 में सबसे छोटा तो 2 है, 3 4 5 में सबसे छोटा तो 3 है। ये थोड़ी कह दो कि सबसे छोटा वाला है, ये नहीं है। तो ध्यान देना, ये आगे पीछे कोई लिखा रहेगा, कहेगा सबसे कम इनमें से कौन सी किसकी तरंग दैर्घ्य होती है या सबसे अधिक, तो आप लोग समझते रहना इस बात को, ठीक है। तो इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है। अब इसमें आप लोगों को बता दें, ये इसके जो क्वेश्चन बनते हैं और वो क्या क्या बनते हैं, तो इसके लिए ये बता दें कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन का भी पूछ दिया जाता है। हर एक विकिरण के लिए 4 पॉइंट बनते हैं। 4 पॉइंट क्या क्या, गामा किरण की खोज किसने किया, फिर इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, इसकी आवृत्ति कितनी होती है, इसके गुण क्या हैं और इसके उपयोग क्या है ना। तो इसका आप लोगों को वीडियो हम अलग से बना देंगे और अभी आप इसमें इतना तैयार करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये बता दें, जैसे यदि गुण की बात करें तो तो इन सब का गुण, इन सब का कुछ तो कॉमन गुण है। और वो कॉमन गुण क्या है, 10-12 कॉमन गुण हैं जो सबका है। वो गुण क्या है बता दें, वैसे आप उसका पीछे लेक्चर में देख लेना। वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के जो 10-12 गुण हमने पीछे लेक्चर में बताया है, वो सभी 10-12 गुण इन सब के सब का है। जितना विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण है ना, वो सभी के सभी गुण इन सभी के लिए है। यदि कहा जाए गामा किरण के गुण बताइए, तो जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 12 से 11 गुण जानते हैं, वो सब इसका है, सब इसका भी है, सब इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी। तो ये 10-12 तो कॉमन गुण हो गए। और इनका जो अपना अलग अलग स्पेशल पर्सनल जो गुण है, ठीक है, पर्सनल गुण, उनका उपयोग क्या है, तरंग दैर्घ्य क्या है, ये सब कुछ है। तो इसको आप अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको इसका वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये आप लोगों को बता दें, जो अभी क्वार्टरली एग्जाम हुआ है, उस क्वार्टरली एग्जाम के जो पेपर का ऑब्जेक्टिव का सेट का है,
उसका भी वीडियो भी बन गया है, उसको आप देख सकते हो। और कुछ पेपर जो है वो सेट में आए थे, तो अभी सिर्फ एक सेट का वीडियो बना है, और जो सेट होंगे उनको भी मालूम होता जाएगा तो हम उसका भी वीडियो बना देंगे। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनका भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।